शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे काव्य की श्रृंखला में वे आँखें, जिसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। उनके कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं जो उनकी रचना पल्लव की भूमिका से लिए हैं। वे लिखते हैं, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेव की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। अर्थात कविता की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं, बताते हैं कि कविता चित्र भाषा में होनी चाहिए और उसमें जो शब्द हों वो स्वरयुक्त होने चाहिए। अर्थात जब वो बोलते हों तो सेव की तरह उसका रस मधुर और लालिमा हुआ हो और उसका रस इस प्रकार से हो कि हृदय में कभी समा न सके और उसका जो झलक है बाहर से ही दिख पड़े। तो आइए सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। मूल नाम गोसाई दत्त, जन्म सन 1900 और कौसानी जो कि जिला अल्मोड़ा अर्थात उत्तरांचल में पड़ता है। प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। इनका मृत्यु सन 1977 में हुआ। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। अर्थात छायावाद के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, अर्थात छायावाद में 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत, वर्मा, प्रसाद और निराला। पंत में सुमित्रानंदन पंत और प्रसाद में जयशंकर प्रसाद और वर्मा में महादेवी वर्मा और निराला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी का जो नाम है सबसे पहले आता है और ये प्रकृति के चितेरे अर्थात प्रकृति की चित्रकारी करने वाले कवि के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। मतलब प्रकृति को लेकर के कविता रचने का जो कार्य है सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत जी ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। अर्थात प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या अंतरंग संबंध है, उन्हीं संबंधों को वह अपने दस्तावेजों में प्रस्तुत करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। प्रारंभिक शिक्षा को गांव में ही लिए और उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद गए। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अर्थात इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहा, इसीलिए पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। अर्थात जो कवि हैं हमेशा बदलाव को, परिवर्तन को ही महत्व देते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश अर्थात प्रकृति जहाँ पर क्षण क्षण में अपने वेश अर्थात रूपों को बदल रही है, इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। अरविंद घोष जी के मानवतावाद सिद्धांत से प्रभावित होकर के ये मानव तुम सबसे सुंदर जैसी पंक्तियां भी लिखे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। अर्थात जो गद्य की विधाएं हैं उन विधाओं में भी उन्होंने काम किया। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। अर्थात ये पूरे सचेतन होकर के भाषाओं का प्रयोग करते थे और इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा अर्थात बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो प्रतीक भाषा है उसकी संज्ञा देते हैं।
ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। जब ब्रजभाषा और खड़ी बोली को लेकर के क्या हो रही थी, वाद विवाद हो रही थी, तो उन्होंने खड़ी बोली को ही सर्वोपरि मान करके उसमें ही रचनाएं की और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। अर्थात प्राचीन काल में जो किसान की दयनीय स्थिति रही है, उन स्थितियों को उन्होंने लिखा है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। अर्थात केंद्र ने कोई इनके लिए अच्छा नियम नहीं बनाया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आइए देखते हैं कविता वे आँखें की कुछ पंक्तियाँ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, संसार कगार सदृश वह खिसका। तो इसका जो संदर्भ है वह देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनकी रचना वे आँखों से लिया गया है और इसमें कवि ने किसानों के मार्मिक दुर्दशा को बताया है। प्रसंग, इस काव्यांश में कवि ने किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय दशा को देखने से आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा, गुहा का अर्थ होता है गुफा और सरीखी माने होता है समान। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयानक, घोर या निर्दय। और दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य माने होता है दीनता या दरिद्रता, नीरव माने होता है मौन अर्थात शब्द रहित, और रोदन का अर्थ होता है रोना या विलास करना। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, और अभिमान भरा आँखों में इसका अभिमान माने होता है गर्व। छोड़ उसे मझधार आज, मझधार का अर्थ होता है धारा के बीच अर्थात समस्याओं के बीच में ही छोड़ देना। संसार कगार सदृश बह किसका, कगार का अर्थ होता है नदी का ऊंचा किनारा अर्थात टीला, और सदृश माने होता है समान। तो अंधकार की गुहा सरीखी, व्याख्या कवि कहते हैं कि किसान की आँखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा, अंधकार की गुफा के समान भयानक लगती है। उन आँखों से डरता है मन, जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आँखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती अर्थात उनमें आशा की कोई किरण शेष नहीं है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनमें तो केवल दारुण अर्थात दरिद्रता है। उसकी आँखों में गरीबी का दुख और कष्ट से सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है, इसीलिए उसकी आँखों में झांकने का उसे साहस नहीं होता। वह स्वाधीन किसान रहा, आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है।
अभिमान भरा आँखों में इसका, इस बात का अभिमान उसकी आँखों में भी झलकता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि यह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अर्थात किसान को मझधार में छोड़, अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया और किनारा कर लिया। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी है। विशेष कवि ने किसान के दैनिक जीवन का मार्मिक चित्रण किया है और अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है। लहराते वे खेत दृगों में, लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, गया जवानी में ही मारा। लहराते हुए खेत दृगों में, लहराते अर्थात झूमते, दृग माने होता है आँख। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अधिकार से वंचित हो जाना। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण माने होता है तिनका। आँखों में ही घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, आँखों का तारा माने बहुत प्यारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, मतलब कारकुन माने होता है जमींदार के कारिंदे। लहराते हुए खेत दृगों में, अर्थात इसका जो प्रसंग है इस प्रकार होगा। इस कविता में कवि ने भारतीय किसानों के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या, किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं, जबकि उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। आँखों में ही घूमा करता, किसान की आँखों में, वह उसकी आँखों का तारा। उसके जो प्यारे पुत्र हैं, प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है, उसे वह दृश्य याद आता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जब उसके जवान बेटे को कारकुन अर्थात जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था, यह बड़े दुख की बात थी। विशेष इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीटकर मेरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार हो उठता है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अर्थात जहाँ एक ही शब्द दो बार एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है और आँखों में घूमना, आँखों का तारा मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।